किसी भी रैली में जाइए या किसी भी रैली को टीवी के माध्यम से देखिए, धीरे धीरे विकास की बात होगी, लेकिन फिर बड़ा मुद्दा सामने निकल कर आएगा। कौन सा? धर्मनिरपेक्षता वाला। इस सेक्युलरिज्म ने, यानी कि ये एक ऐसा हथियार है, राजनीतिक हथियार इसे कहें, जिसके सहारे दांव खेलकर सियासी लीड लेने की फॉर्मूला जो है वो काफी पुराना है। इस दांव की सबसे बड़ी खिलाड़ी कांग्रेस पार्टी रही है, जिसने आजादी के बाद से इस सेक्युलरिज्म के जुमले का बड़ा ही नायाब तरीका इजाद किया है। नतीजा यह है कि कांग्रेस के खाते में सबसे ज्यादा वक्त तक देश की सत्ता का सुख भोगने का रिकॉर्ड सा बन गया है। लेकिन सवाल बड़ा यही है कि क्या वाकई सेक्युलरिज्म के इस से उन्हें फायदा हुआ? जिनके हक और हुकूक के नाम पर ये बड़ा चौड़ा भाषण, सेक्युलरिज्म की बात की जाती है, नारे दिए जाते हैं। भाजपा और उनके सहयोगी संगठनों ने अपने सांप्रदायिक एजेंडे के तहत यहाँ के सेक्युलर मूल्यों के ताने बाने को तोड़ने की हर कोशिश की है। कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही सेक्युलर मूल्यों की हिमायत रही है। चुनावी मौसम में सेकुलरिज्म का ढोल एक बार फिर पीटा जाने लगा है। एक बार फिर ऐसा माहौल बनने लगा है कि जैसे सेकुलरिज्म की रक्षा ही सबसे बड़ा राजनीतिक कर्तव्य है। इस एक मंत्र के बहाने उन तमाम नाकामियों और सवालों से मुंह फेरने की कोशिश हो रही है जिन्होंने सत्ता विरोधी माहौल बनाया है और विकास का पहिया सुस्त करने में बड़ी जिम्मेदारी निभाई है। अब गरीब के घर का चूल्हा कैसे जलेगा, ये सवाल बड़ा नहीं, बल्कि सवाल ये बड़ा बताया जा रहा है कि अगर दूसरे की सत्ता आई तो धर्मनिरपेक्षता खत्म हो जाएगी। सियासतदान खुद भी ऐसा बोल रहे हैं और लोगों को भी ऐसा ही समझा रहे हैं। अब लोग इस बार क्या समझेंगे ये तो 16 मई को साफ होगा, लेकिन ये साफ है कि सियासत का रटा रटाया हिट फार्मूला आजमाने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही। अब सवाल ये कि आखिर ये फार्मूला हिट क्यों है? आखिर क्यों एक तबके को डराकर उसे खौफनाक तस्वीर का माया जाल दिखाकर बरगलाने की कोशिश होती है? आखिर क्यों सियासत के तमाम उसूल इस नाम पर किनारे रख दिए जाते हैं? और आखिर ऐसा करने वाले कामयाब कैसे हो जाते हैं? आजादी के 6 दशकों बाद अगर आज भी सेकुलरिज्म को कथित तौर पर खतरा बना हुआ है तो सवाल ये कि क्या फिर ये सवाल उन लोगों से नहीं पूछा जाना चाहिए कि आखिर आजादी के इतने सालों लगातार शासन करने के बाद भी आप सामाजिक ताना बाना दुरुस्त क्यों नहीं कर पाए? ऐसा माहौल क्यों नहीं बना पाए कि सेकुलरिज्म का राग अलापने की जरूरत ही नहीं होती? लेकिन ये सही है कि कानूनी एतबार से जो हक मुसलमान को या यहाँ के हर बसने वाले को दिया गया है, मुसलमान उस एतबार से बहुत पीछे है। लेकिन वो जो गवर्नमेंटें बनाए हुए बैठे, उस गवर्नमेंट की क्या जिम्मेदारी थी? उसकी अदायगी के अंदर उन्होंने 50%, 60%, 70%, 80% काम, मुझे तो लगता है कि 10-15% भी शायद किसी ने काम किया, वरना तो काम तो हुआ नहीं। दरअसल इसकी सबसे बड़ी वजह है वोट बैंक की सियासत, जिसमें अगर सेकुलरिज्म का फार्मूला नहीं रहा तो जनता सीधे सवाल करने लगेगी, पूछने लगेगी कि आखिर रोटी, कपड़ा, मकान, सड़क, बिजली, रोजगार जैसे मसले आजादी के इतने सालों बाद भी सवाल क्यों बने हुए हैं? जनता जानने की कोशिश करेगी कि आखिर उनके हक के पैसे का होता क्या है? टैक्स के नाम पर वसूली जाने वाली रकम कहाँ खर्च होती है? उसके प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल किस तरह और कैसे होता है? ये वो तमाम सवाल हैं जो डर खत्म होते ही खड़े हो जाएंगे। तो डर खत्म करने की कोशिश भला कौन करे और किसे पड़ी है? हकीकत ये है कि जिस छद्म धर्मनिरपेक्षता का दोहन सालों से होता आया है, उसका वाजिब हक जिसे मिलना था उसे मिला ही नहीं। अल्पसंख्यकों के नाम पर सांप्रदायिकता का डर दिखाने वाली कांग्रेस या दूसरी पार्टियां, जिनके सियासत की बुनियाद ही सेकुलरिज्म का राग रहा है, उनके सत्ता में लंबे समय तक रहने के बाद भी अल्पसंख्यक खाली हाथ हैं। ये वो सच है जो सरकार की ओर से बनाए गए कमीशनों की रिपोर्ट में सामने आया है, फिर चाहे वो रंगनाथ मिश्र कमीशन हो या फिर सच्चर कमीशन। लेकिन कमीशनबाजी के इस खेल का भी कोई नतीजा अब तक नहीं निकला। हाँ, ये जरूर है कि इन कमीशन की रिपोर्टों का अपने अपने हिसाब से राजनीतिक इस्तेमाल जरूर होता है। कांग्रेस पार्टी जो है उसका जुल्म सितम मुसलमानों के ऊपर इससे कहीं ज्यादा रहा है। जितना कमजोर मुसलमानों को हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी ने किया है, किसी पार्टी ने इतना कमजोर मुसलमान को नहीं किया। इंदिरा गांधी ने 1980 में मेरे वालिद मरहूम सैयद अब्दुल्ला बुखारी साहब को एक रिटन में उसने वादा किया था, उन्होंने, इंदिरा गांधी ने, और उस पर भी कुछ नहीं हुआ, तो इनकी जबानी बातों का कैसे एतबार कर लिया जाए? सवाल इतना ही नहीं है, जिन अल्पसंख्यकों के हक और हुकूक के नाम पर सेकुलरिज्म का नारा बुलंद किया जाता है, उन अल्पसंख्यकों की परिभाषा अब तक तय नहीं कर पाई है हमारी सरकारें। जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्रीयता के आधार पर बटे समाज में कौन अल्पसंख्यक है और किसे वाजिब हक है, इसके दायरे में आने का ये अभी तक साफ नहीं है। तो फिर सवाल ये कि सेकुलरिज्म का वो राग
जो सियासी तौर पर सबसे हिट फार्मूला है, उसके नाम पर आखिर कब तक जनता को छला जाता रहेगा और आखिर कब तक जनता ये समझ पाएगी कि दरअसल सियासी नजरिए से उनकी कीमत अब तक सिर्फ वोट बैंक के तौर पर लगाई जाती रही है और आगे भी लगाई जाती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चुनावी मौसम में तमाम मुद्दों को आधार बनाकर सियासी जोर आजमाइश हो रही है। इस बार के चुनाव में ऐसा लगने लग गया है कि विकास के मुद्दे हावी हैं, लेकिन जैसे जैसे चुनावी संग्राम जोर पकड़ रहा है, मुद्दों का डायवर्जन कहें, साफ साफ महसूस सब कर रहे हैं। सेक्युलरिज्म के नाम पर एक बार फिर सियासी बातें कही जा रही हैं। कई बार तो ऐसा लगने लगता है कि कहीं विकास के मुद्दे गायब ना हो जाएं, परंपरागत जाति धर्म के मुद्दे हावी ना हो जाएं। अगर ऐसा होगा, चुनावी नतीजे चौंकाने वाले हो सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस का यही वो ब्रह्मास्त्र है जिसके इस्तेमाल से वो पिछले 6 दशकों से इस देश पर राज करती आई है। देश के लिए क्या जरूरी है, विकास या जातिवाद, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई या सांप्रदायिकता का मुद्दा? ये सवाल पहली नजर में खासा आसान लगता है, लेकिन इसके सियासी मायने खासे जटिल है। चुनाव के पहले के मुद्दे और चुनाव के बाद के मुद्दे हर बार बदल जाते हैं, या यूं कहें कि बदलने में पूरा जोर लगा दिया जाता है। और इतिहास गवाह है कि जब जब मुद्दे सांप्रदायिकता बनाम धर्मनिरपेक्षता के दायरे में आए हैं, तब तब कांग्रेस ने चौंकाने वाले नतीजे दिए हैं। एक बार फिर माहौल चुनाव का है, तो सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस बार भी ऐसा ही होने वाला है? दरअसल इस सवाल के पीछे वो जातीय धार्मिक समीकरण है जो किसी न किसी बहाने कांग्रेस को ही फायदा पहुंचाता रहा है। जरा एक नजर डालिए इन आंकड़ों पर। मौजूदा वक्त में देश में 15% मुस्लिम, 8% क्रिश्चियन, 7% अन्य और बाकी 70% हिंदू हैं। यानी हर 100 आदमी में से 70 हिंदू, 8 क्रिश्चियन, 15 मुस्लिम और 7 अन्य धर्मों के लोग हैं। अब इस आबादी में यह जानना जरूरी है कि वोटर्स के रजिस्ट्रेशन के मामले में कौन कहां है। तो आंकड़े कुछ इस तरह के बनते नजर आते हैं। वोटर रजिस्ट्रेशन के मामले में अल्पसंख्यकों का रिकॉर्ड बेहतर है। इनमें मुस्लिम, क्रिश्चियन और अन्य का रजिस्ट्रेशन 90% होता है, जबकि हिंदुओं का सिर्फ 60% रजिस्ट्रेशन होता है। मतलब ये कि 100 लोगों में से सिर्फ 42 हिंदू वोटर रजिस्ट्रेशन कराएंगे, जबकि 14 मुस्लिम, 7 क्रिश्चियन और 6 अन्य वोटर रजिस्ट्रेशन कराएंगे। अब वोटिंग का टर्नआउट क्या रहेगा, जरा इसे भी समझ लेते हैं। वोटिंग करने में भी अल्पसंख्यक सबसे आगे हैं। इनमें 90% मुस्लिम, 90% क्रिश्चियन और 90% अन्य वोट करते हैं, जबकि सिर्फ 50% हिंदू वोट डालते हैं। यानी 100 में से 21 हिंदू, 13 मुस्लिम, 6 क्रिश्चियन और 5 अन्य वोट करेंगे। पुराना वोटिंग ट्रेंड बताता है कि इस वोटिंग पैटर्न का फायदा दरअसल सबसे ज्यादा कांग्रेस को होता है। अब जरा समझने की कोशिश करते हैं कि इनमें गैर हिंदुओं का वोटिंग पैटर्न है क्या और वो किसे वोट करते रहे। तो आंकड़ों के आधार पर मान लीजिए कि कुल 45 गैर हिंदू वोट हैं। इनमें अमूमन 13 मुस्लिम वोटों में से 10 कांग्रेस के खाते में जाता रहा है, जबकि 6 क्रिश्चियन में से 5 कांग्रेस को और अन्य 5 में से 3 कांग्रेस को, यानी 18 वोट कांग्रेस को मिलते रहे। जबकि बीजेपी को 1 मुस्लिम या क्रिश्चियन जबकि 1 अन्य का वोट मिलता है। यानी बीजेपी 2 गैर हिंदू वोट पा सकती है, जबकि अन्य पार्टियां 2 मुस्लिम या क्रिश्चियन और 1 अन्य वोट पा सकते हैं। यानी तीसरे मोर्चे के खाते में कुल 3 गैर हिंदू वोट जा सकते हैं। अब जरा हिंदू वोटों के पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं। बाकी बचे 21 हिंदू वोटों में से 5 वोट कांग्रेस को, 10 बीजेपी को और 6 वोट दूसरी पार्टियों के खाते में जा सकते हैं। इस आधार पर फाइनल रिजल्ट पर गौर करें तो कांग्रेस को 23 वोट, बीजेपी को 12 वोट और अन्य के खाते में 9 वोट गए। देश में ये हालात आजादी के बाद से ही, और कांग्रेस जब जब धर्मनिरपेक्षता बनाम सांप्रदायिकता का मुद्दा उछालने में कामयाब हो पाती है, सियासी गणित हमेशा उसके पक्ष में होता है। कांग्रेस वहां नहीं हारती जहां हिंदू वोट उसे कम मिलता है, बल्कि वहां हारती है जहां मुस्लिम उसे वोट नहीं करते। यूपी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां सालों से मुस्लिम वोट एसपी और बीएसपी के बीच बढ़ते रहे और कांग्रेस अपनी मुहिम में कामयाब नहीं हो पाती। वहीं 2009 में कांग्रेस अगर यूपी में 22 सीटें जीतने में कामयाब रही थी, तो इसके पीछे भी इसी पैटर्न का बहुत बड़ा हाथ था। यानी इस बार भी अगर ये ट्रेंड जारी रहा तो जाति धर्म के आगे दूसरे तमाम मुद्दे हवा हो जाएंगे और कोई ताज्जुब नहीं कि इस माहौल में भी कांग्रेस दोबारा सत्ता के करीब पहुंच जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी संगम।
तो चुनाव आते आते जज्बाती मुद्दे, मजहबी मुद्दे क्यों आगे आ जाते हैं और विकास की कोई चर्चा क्यों नहीं करता है? आज का अल्पसंख्यक जागरूक है, उसे बिजली, सड़क, पानी, रोजगार चाहिए, ना कि इस तरीके के सेक्युलरिज्म वर्सेस कम्युनलिज्म की लड़ाई में उसे ही शामिल कर लिया जाए और उसका जीना मुहाल कर दिया जाए। इस पर चर्चा करने के लिए दिल्ली से मेरे साथ खास मेहमान है, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं आरिफ मोहम्मद खान। आप सब इनको जानते ही होंगे, राजीव गांधी के समय की जो क्रांति थी, सर ने महत्वपूर्ण योगदान अदा करा था। इसके अलावा दिल्ली से सामाजिक कार्यकर्ता हैं स्वामी अग्निवेश साहब, लखनऊ से वरिष्ठ पत्रकार विक्रम राव और लखनऊ से मौलाना सूफियान निजामी हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं। आप चारों मेहमानों का हमारे चैनल में स्वागत है। सबसे पहले मैं बात करूंगी मौलाना साहब से। मौलाना सूफियान निजामी जी, आज का मुसलमान इतना जागरूक है, जो हमने रिपोर्ट दिखाई, अगर आंकड़ों पर आप यकीन करें तो वोटर रजिस्ट्रेशन से लेकर वोटिंग तक अल्पसंख्यक सबसे आगे है, अपने हक के प्रति वो जागरूक है। आपको नहीं लगता है कि आज जितनी भी रैली हो रही है, कांग्रेस का जो ये पावर मंत्र है वो यही है कि चुनाव आते आते वो सेक्युलरिज्म खतरे में, उसकी बात कर देता है और मुसलमान ठगा सा महसूस कर लेते हैं जब चुनाव पूर्ण हो जाता है, क्योंकि उसे तो अपनी रोजगार समस्या का हल चाहिए था, बिजली घर में नहीं आ रही थी, बिजली चाहिए थी, 2 वक्त की रोटी चाहिए थी। नहीं, ये बात बिल्कुल सच है कि आज़ादी के इन 60 सालों में मुसलमानों का जो मकसद रहा है और मुसलमानों को जिस तरह से इस्तेमाल किया गया है, वो बहुत ही अफसोस की बात है। और मैं समझता हूं कि इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है। इन 60 सालों में कांग्रेस ने मुसलमानों को सिर्फ अपने वोट के लिए इस्तेमाल किया। मुसलमान, आज आपने देखा होगा कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट हो या रंगनाथ मिश्रा की रिपोर्ट हो, हाँ। उन तमाम रिपोर्टों में यह बात जाहिर है कि मुसलमान इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर दलितों से गिरा हुआ है हर एतबार से। लिहाजा ये जिम्मेदारी उसी सरकार की बनती है जो सरकार पिछले 60 सालों से इस हिंदुस्तान पर हुकूमत कर रही है। पिछले 10 सालों से कांग्रेस ने इस मुल्क पर हुकूमत की और इन 10 सालों में अगर कांग्रेस को मुसलमानों से थोड़ी बहुत भी हमदर्दी होती तो वो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट या रंगनाथ मिश्रा की रिपोर्ट को नाफिज करने की कोशिश करते। रहा मसला चुनाव का, तो जब चुनाव आता है तो ये सारी पार्टियां कम्युनिस्ट के नाम पर या सेकुलरिज्म के नाम पर मुसलमानों के वोट को हासिल करने का नया फंदा अपनाती हैं और उसका असर यह होता है कि वो मुसलमान जो कम पढ़ा लिखा है, जिसको इतनी समझ नहीं है कि वो अपना वोट किस तरफ दे, वो इसका शिकार हो जाता है। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली। सूरत हाल ये है, ये बात मौलाना जी आपने बहुत इंपॉर्टेंट बोली, इस पर आपसे रिएक्शन लेंगे सर। आरिफ मोहम्मद खान साहब मौजूद हैं। आरिफ साहब, अपनी कम्युनिटी के लिए आपने बहुत करा, आपकी क्रांति हमें याद है, चाहे शाहबानो केस की बात करें, अभी की अगर बात करें 2014 का चुनाव बदलाव के चुनाव में हम के रूप में देख रहे हैं, सोशल मीडिया का दौर है, युवा सबसे ज्यादा सक्रिय। ऐसी सूरत में आपको नहीं लगता है कि अल्पसंख्यकों का इस्तेमाल उन्हें डराने के लिए और वोट हथियाने के लिए होता है, इसीलिए कांग्रेस जीतती है? मैं सबसे पहले ये बात कहूंगा कि कन्फ्यूशियस से किसी ने पूछा कि कर्म का मर्म क्या है, एसेंस ऑफ एक्शन क्या है। उसने कहा कि सही शब्दों का चयन। लोगों ने पूछा कर्म का शब्दों से क्या मतलब है। उसने कहा अगर आप सही शब्दों का प्रयोग नहीं करते तो इसका मतलब है आप समस्या से परिचित नहीं हैं, और अगर आप समस्या से परिचित नहीं हैं तो आप समाधान क्या ढूंढेंगे। क्या आपको मालूम है, आप जिस तरह से मुस्लिम शब्द का और अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग कर रही हैं, लगता है आपने कभी इस भारत का संविधान पढ़ा है? भारत का संविधान किसी कम्युनिटी को अल्पसंख्यक नहीं घोषित करता। उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोग, अगर मानिए मैं कहता हूं कि हिंदी भाषी लोग आंध्र प्रदेश में हैं, हिंदू हैं और आंध्र प्रदेश में हैं, तो वो संविधान का जो प्रावधान है जिसमें एक ही संदर्भ में अल्पसंख्यक का प्रयोग किया गया है, आर्टिकल 29 और 30 में, और उसमें क्या कहा गया है, धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा, सिवाय शिक्षा संस्थाएं स्थापित करने के अलावा। और वो सिर्फ मुस्लिम नहीं, वो सिर्फ क्रिश्चियन नहीं। मैंने आपसे कहा अगर उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण केरला में रह रहे हैं, हिंदी भाषी हैं,
उनको भी अधिकार प्राप्त होगा। तो मेरा ये मानना है कि ये अंग्रेजों के जमाने की जो राजनीतिक मूल्य, अंग्रेज कहता था कि ये देश राष्ट्र नहीं है, ये विभिन्न समुदायों का संग्रह है। और मुझे शर्म आती है, मुझे अफसोस होता है कि आम आदमी नहीं, राजनीतिक दल नहीं जिनके अपने स्वार्थ हैं, बल्कि मीडिया भी जो प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं, बगैर ये जाने कि संविधान के प्रावधान क्या हैं, संविधान की आत्मा क्या है, वो सब मिलके इस देश में नागरिक संविधान की बात कर रहे हैं राजनीतिक तो संविधान की अगर आत्मा ही आप धर्मनिरपेक्षता बता रहे हैं तो ये राजनीति का विषय कैसे बन गया? ये मैं धर्मनिरपेक्षता नहीं बता रहा हूं, आप संविधान की कह रहा हूं कि राजनीतिक दल वोट हासिल कर। आप संविधान की मूल आत्मा मानते हैं ना, धर्मनिरपेक्षता है, तो इसे राजनीतिक विषय क्यों बना दिया? इस पर हम चर्चा करेंगे, फौरन लौट रहे हैं। भर धूप में मशीन बेचता था, कचरा साफ करने वाली। शाम तक मेरे खुद के दिमाग में कचरा भर जाता था, टेंशन और सरदर्द जैसा। फिर सर ने बोला हर शाम नवरत्न तेल लगा, 9 आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों वाला। गलत सलाह, तेल से सरदर्द जाता है क्या? लेकिन नवरत्न तेल ने सही में टेंशन, सरदर्द और थकान को किया पल में गायब। खुश करो, खुश रहो। खुश नहीं, सुपर खुश रहो। गुड नाइट एडवांस एक्टिव प्लस कॉम्बी पैक अब सिर्फ 66 रुपीज का। साडा वोट तो उसी को जाएगा जिसने आज तक कभी किसी किसान के साथ नाइंसाफी नहीं होने दी। मेरा वोट कांग्रेस को। यही है असली इंडिया। जब आपका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर अकाउंट्स के साथ साथ बिजनेस मैनेज करने में भी आपकी मदद करे तो आप चैन की सीटी तो बजाएंगे ही। बिजी बिजनेस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, नॉट जस्ट अकाउंट्स, मैनेज योर बिजनेस। युवा है भारत के मजबूत हाथ। हर साल 2 करोड़ युवाओं को मिलेगी ट्रेनिंग और रोजगार के अवसर और हर जरूरतमंद युवा को स्कॉलरशिप। कांग्रेस की टीम है आपके साथ। हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। रिलैक्सो हाई फैशन, चलना ही है तो स्टाइल से चलो यार। माँ कसम मैं भी पहनता हूँ। मेहनत कामयाबी दिलाती है और लक पहचान। लक्स कोसी अपना लक पहन के चलो। हम है देश के अन्नदाता की शक्ति, शक्ति पंप्स। ओए पुत्र, चल इधर आ। ओए पैर दबा। सिर्फ एवरेस्ट छोले मसाला में है 25 शुद्ध मसालों का सही मिश्रण। बहू, छोले बहू देखना अपना पुत्र एक दिन तेंदुलकर बनेगा। टेस्ट में बेस्ट, मम्मी और एवरेस्ट। सांबर मसाला हो या चने का मसाला, कसूरी मेथी या देगी मिर्च, असली मसाले सच सच MDH। नवरत्न एक्स्ट्रा ठंडा तेल, सबसे ज्यादा ठंडा, सबसे ज्यादा असरदार, सबसे ठंडा। अब नवरत्न एक्स्ट्रा ठंडा तेल के साथ नवरत्न कूल टैल्क मुफ्त। पापा 2 मिनट में दोस्त आने वाले, और ये मच्छर हम लोग कैसे भगाएंगे यार? बेटा हाथ जोड़ के ना सच्चे दिल से दुआ करो, सारे मच्छर भाग जाएंगे। गुड नाइट एडवांस्ड फास्ट कार्ड, फोल्ड किया, चलाया, फू किया, हो गया। इसके TFT मॉलिक्यूल्स फटाक से मच्छरों पे असर करें। देखा, सुन लेना भगवान ने। टेबल के नीचे से ना। गुड नाइट एडवांस्ड फास्ट कार्ड, फटाक से फुर्र। कॉलोनी विच आ गई रे, फेस दिखला गई रे, छा गई जुगनी पुछे। सेक्टर 11 किधर है? सेक्टर 11 किधर है? दिल दा सेक्टर लव दी कॉलोनी, जुगनी साडे नाल चलोनी। हो सन्नी होए, चल आज तुझे कोक पिलाता हूँ।
किस खुशी में? और बेटा आज उसने सेक्टर 11 पूछा, कल मेरा सेक्टर पूछेगी, उसके बाद फोन नंबर, और फिर तो लव शब्द है कोका कोला। छोटी हो या बड़ी, हर खुशी में कोका कोला। हम बड़ी बहस में चर्चा कर रहे हैं कि 2014 का चुनाव सांप्रदायिकता बनाम धर्मनिरपेक्षता लड़ा जाएगा या फिर भ्रष्टाचार बनाम विकास की बातें होंगी। कुछ मुद्दों पर हम चर्चा करें जिस पर खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, स्वामी अग्निवेश हमारे साथ जुड़े हैं। अग्निवेश जी, कितना गलत है कि जितनी भी चुनावी रैली है उसमें विकास की बात ना करना, क्षेत्र के विकास की, क्षेत्र के उत्थान की ना बात करके कम्युनिटीज को बांट देना और बता देना कि इसको वोट मत दो, ये अगर आपके सामने आएंगे तो सेक्युलरिज्म खतरे में हो जाएगा। आप इतने एक्सपीरियंस्ड हैं, आपको क्या लगता है कि राजनीति की दिशा किस तरफ जा रही है? मुझे लगता है कि राजनीति की दिशा में काफी अच्छा परिवर्तन पॉजिटिव दिशा में हो रहा है। अभी तक जो हवा खड़ा किया जाता था मुस्लिम वोटों का और ये बीजेपी के खिलाफ जाने चाहिए, इस बार मुझे नहीं लग रहा है कि उस प्रकार का हुआ कांग्रेस के पक्ष में काम करेगा। अच्छा, जितना भी एंटी बीजेपी वोट है नरेंद्र मोदी के खिलाफ, वो बंटने वाला है आम आदमी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में, जहां तक उत्तर प्रदेश का ताल्लुक है। केरल जैसे प्रांत में मैं देख रहा हूं, वहां पर भी आम आदमी पार्टी काफी जोर से इन वोटों को अपनी तरफ खींचेगी, ईसाइयों की वोटों को, मुस्लिम वोटों को भी। मुझे लग रहा है कि पहले की अपेक्षा अब जो अल्पसंख्यक हैं, मैं आरिफ मोहम्मद भाई जी की उनसे सहमत हूं विश्लेषण से, जो संविधान की उन्होंने किया, लेकिन आज चुनाव के माहौल में वो विश्लेषण लागू नहीं हो रहा है। ये शुद्ध चुनावी समीकरण या जातिवाद भी इसमें आ जाता है, बहुत सी चीजें हैं। मुझे ये कहना है कि जो दिखाई पड़ रहा है वो ये कि कांग्रेस अभी तक जो फायदा उठाती थी, जो आपका अपना विश्लेषण भी बता रहा है शुरू में जो आपने बताया, मुझे नहीं लग रहा है कि उस प्रकार का फायदा कांग्रेस को होने जा रहा है। और जो हिंदू वोट हैं वो प्रतिशत के हिसाब से भी ज्यादा पड़ेंगे, संख्या के हिसाब से भी तो ज्यादा होंगे ही होंगे। और मुझे लग रहा है कि मुस्लिम वोटें भी जैसे टेकन फॉर ग्रांटेड वाला पहले हाल होता था कि कांग्रेस टेकन फॉर ग्रांटेड, मुस्लिम तो और कहां जाएगा, हमें ही देगा, मजबूरी में देगा। अब वो मजबूरी मुसलमान बिल्कुल, यानी कि स्वामी जी भय की राजनीति अब काम नहीं करेगी वोट को। जी बिल्कुल बिल्कुल, यही मैं कहना चाह रहा हूं। अब वो जो हवा खड़ा करके भय दिखाना और इस तरह का दिखाना, डराना कि भेड़िया आया खा जाएगा तुमको, वो बात अब नहीं होने वाली। और वास्तव में भी मुझे नहीं लग रहा कि कोई भेड़िया आ जाएगा। जी, जैसे अभी भी कोई कह रहे हैं बड़े नेता कि हिटलर आ जाएगा। हिटलर आने की अभी कोई संभावना भारत में, यहाँ के गणतंत्र प्रजातंत्र में बिल्कुल संभव नहीं है। ठीक। विक्रम राव साहब, आपको क्या लगता है, चूंकि आप लखनऊ में हैं, अगर पुराने लखनऊ की असल हकीकत देखें तो वहां पर सांसद हुए, विधायक हो गए, पार्षद हो गए, या जितने भी ऐसे अल्पसंख्यक बाहुल एरिया हैं, वहां पर इतने दावे किए जाते हैं, धर्मनिरपेक्षता का मंत्र दिया जाता है, उनको वोट भी कर दिया जाता है, लेकिन चुनाव के बाद वहां पर कोई देखता नहीं है, वहां पर सिर्फ बदहाली रहती है। क्या ये फॉर्मूला अब काम आ पाएगा? निहार का इस सवाल का जवाब देने के पहले दो बातें कह दूं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आरिफ भाई हैं हम लोगों के सामने, ये उन्होंने त्याग किया, उत्सर्ग किया है, अपने कौम को, मुसलमानों को सेकुलर बनाने में संघर्ष किया उन्होंने, उनको मैं सलाम करता हूं। और दूसरा, आज तुम्हारी दोनों रपट जो ब्यूरो की बनी है इस विषय पर बहुत ही अच्छी बनी है, होमवर्क किया, लड़कों ने अच्छा काम किया है। अब आए इस पे, भारतीय संविधान में सेकुलर शब्द नहीं था। श्रीमती इंदिरा गांधी उसको सन 76 में लाई, जब आरिफ भाई मैं जेल में थे इमरजेंसी में। यूं ही सेकुलर है, बापू का देश है, बापू की जरूरत का, बापू ने कभी यूज नहीं किया सेकुलर शब्द अपने जीवन में, और बापू से बढ़कर कोई सेकुलर हुआ दुनिया में? अवतार पुरुष थे वो गांधी जी। तो इस
इस पृष्ठभूमि में जरा गौर करें निहारिका, हम लोग क्यों लोग इस्तेमाल करते हैं सेकुलर शब्द। मेरे ख्याल से सबसे बड़ा आडंबर है, ये ढोंग है। नहीं विक्रम राव सर, लोग नहीं, आजकल कांग्रेस ही ज्यादा इस्तेमाल कर रही है। आप देखिए ना, अमेठी में राहुल गांधी गए, सोनिया गांधी रायबरेली में गई, इतने महत्वपूर्ण पल में वो विकास की बात नहीं करी, बस बोला कि ध्रुवीकरण हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू से जो शुरुआत की थी निहारिका, सबसे पहले चुनाव में एक त्रिभुज बनाया था जवाहरलाल नेहरू ने, ब्राह्मण दलित मुसलमान का, और वो त्रिभुज वोट पाकर वो सत्ता में बने रहे और अपनी बेटी को वही गुरुमंत्र दे गए। वो क्यों ये हुआ? जवाहरलाल नेहरू जो प्रधानमंत्री थे, देश को आधुनिक बना सकते थे। कितना अच्छा विश्वनाथ प्रताप सिंह का ने जवाब दिया मेरे सवाल का। मैंने पूछा आप ईश्वरता में शपथ क्यों नहीं लेते हैं? विश्वनाथ प्रताप सिंह ने कहा कि मैं ईश्वर को निजी राजनीतिक काम में नहीं लाऊंगा, वो मेरी घर की बात है ईश्वर से, मैं यहाँ सत्यनिष्ठा से शपथ लूंगा। लेकिन नेहरू ने नहीं किया ऐसा। नेहरू ने कभी कोशिश नहीं की कि धर्म को दोयम जगह दी जाए, धर्म को निजी जगह दी जाए, लेकिन चुनाव आते मुसलमानों को, चुनाव आते तो जो धर्म गुरु है वो बैठ जाते हैं कि इसके पक्ष में आप अपील करिए। ठीक है, चुनाव आते तो यही हो जाता है ना कि कोई इमाम बुखारी हैं, वो राजनीति की बात कर रहे हैं, वो धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, सद्भावना की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर एक छोटे से अंतराल का वक्त है, तो जितने भी अल्पसंख्यक हैं उनका इस्तेमाल क्यों हो जाता है? इतनी कमीशन, इतनी रिपोर्ट्स बनी, लेकिन उसको लागू क्यों नहीं किया गया? क्यों कार्रवाई नहीं की गई? और चुनाव में इसका इस्तेमाल करने से असल फायदा है किसे? इस पर चर्चा जारी है। एक खिलाड़ी अकेला पूरे मैच को नहीं जिता सकता, इसलिए हमारा वोट उसी को जाएगा जो अकेले नहीं पूरे टीम के साथ खड़ा हो। हमारा वोट कांग्रेस को। जल्दी जल्दी वो बंद हो जाएगा, जल्दी माँ जल्दी प्लीज। लो हो गया बंद। ल्यूमिनस ज़ीलियो एक ऐसा इन्वर्टर जो आपको पावर बैकअप का टाइम आवर्स और मिनट्स में दिखाए। ल्यूमिनस ज़ीलियो, खुशियों का टाइम रहे हमेशा आपके साथ। गोल्डी मसाले, जो भी खाएगा वाह वाह करेगा। गांव में आज भी अपनापन है, ईमानदारी है, सुख दुख को बांटने का स्वभाव है। ये बहुत बड़ी ताकत है। कभी तो इस ताकत का इस्तेमाल करें। उन्हें बिजली चाहिए, सड़क चाहिए, पानी चाहिए, रोजगार चाहिए, बच्चों को शिक्षा चाहिए, बूढ़ों को दवाई चाहिए। अगर प्राथमिक सुविधाएं अगर गांव में होगी तो ये सब अपने आप आना शुरू हो जाएगा। भाजपा को वोट दे, अब की बार मोदी सरकार। Lux Lyra, leggings for anytime, anywhere. हमारा संकल्प कि कैंट आरओ से अपने परिवार को देंगे 100% सुरक्षा और 100% सेहत। कैंट के आरओ और यूवी से घुली हुई अशुद्धियां भी निकले पर मिनरल्स बने रहे। आप भी जुड़िए और पिए सबसे सुरक्षित पानी। कोई सांबर रेडी नहीं हुआ, मसाला अम्मा हैगा। मसाला सिर्फ एवरेस्ट सांभर मसाला में है पूरे 14 शुद्ध मसालों का सही मिश्रण। टेस्ट में बेस्ट अम्मा और एवरेस्ट। जीवन से मिले कपड़ों को जीवन, तभी तो जीवन पर विश्वास है। जीवन डिटर्जेंट पाउडर और जीवन गोल्ड सोप हमेशा विश्वास के साथ इस्तेमाल करें। साडा वोट तो उसी को जाएगा जिसने आज तक कभी किसी किसान के साथ नाइंसाफी नहीं होने दी। मेरा वोट कांग्रेस को। You cool? Yeah, I'm cool. It's cool. कुछ ठीक हो ना हो पर हेड एंड शोल्डर्स कूल मेंथॉल आपको दे कूल स्कैल्प और डैंड्रफ फ्री बालों का भरोसा, ताकि आपका हर अंदाज हो कूल। That is cool. हेड एंड शोल्डर्स कूल मेंथॉल। उफ डैंड्रफ, झड़ते बाल, itching scalp, need an expert। बालों के 90% प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है